नमस्कार। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मानव भूगोल के अर्थ और प्रकृति की, और आज हम बात करेंगे मानव भूगोल की परिभाषा के बारे में। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना कि मानव भूगोल को एक सामाजिक विज्ञान की संज्ञा दी जाती है, और किसी भी विषय को सामाजिक विज्ञान होने के लिए तीन चीज़ें ज़रूरी होती हैं, यानी उसके तीन लक्ष्य होते हैं। क्या होते हैं ये? पहला है भौगोलिक दशाओं अथवा मनुष्य के कार्यकलाप का क्षेत्र, यानी जो भौतिक वातावरण होता है उसका अध्ययन करना। दूसरा है मनुष्य के विभिन्न कार्यों एवं सामाजिक तथ्यों का संचय और उनका अध्ययन करना, कि उनको जितने भी जो फैक्ट्स हैं, कल्चरल फैक्ट्स हैं, उनको इकट्ठा करना और उसके बाद उनकी स्टडी करना। और उसके बाद है उक्त दोनों कार्यों के पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण करना, यानी जो फिज़िकल एनवायरनमेंट है और जो कल्चरल एनवायरनमेंट है उसके जो इंटर रिलेशनशिप है उसको एक्सप्लेन करना, उसका विश्लेषण करना मानव भूगोल का उद्देश्य है। और इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो धीरे धीरे मानव भूगोल का निरंतर विकास हो रहा है, इसीलिए मानव भूगोल एक प्रगतिशील विषय है। मानव भूगोल की जो व्याख्या है वो भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से की है। मानव भूगोल को समय के साथ परिवर्तनशील पर्यावरण के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित किया है। रेड जेल से लेके वर्तमान काल तक जितने भी मानव भूगोल वेता हुए हैं उन्होंने इसे अलग अलग तरह से परिभाषित करने की कोशिश की है। और यहाँ पे हम कुछ जो प्रसिद्ध मानव भूगोल वेता हुए हैं उनकी परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। और सबसे पहली जो परिभाषा है वो है जर्मन भूगोल वेता फ्रेडरिक रेडजेल की, जिन्होंने सबसे पहले भूगोल में मानवीय पक्ष को स्थायी स्थान देकर उसके अध्ययन पे बल दिया। यानी सबसे पहले रेडजेल थे जिन्होंने इस बात पे जोर डाला कि हम जो भूगोल पढ़ते हैं उसमें सारे के सारे प्राकृतिक तथ्यों का वर्णन ही हम अभी तक करते आए हैं, उसके साथ के साथ हमें मानवीय जो तथ्य हैं उनका भी अध्ययन हमें भूगोल में करना चाहिए। और आगे चलकर रेडजेल ने मानव एवं पर्यावरण के मध्य संबंधों की व्याख्या को महत्वपूर्ण मानते हुए भूगोल की एक प्रमुख शाखा के रूप में मानव भूगोल की नींव रखी, जिसके कारण फ्रेडरिक रेडजेल को मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है। और उन्होंने एक प्रसिद्ध जो पुस्तक लिखी उसका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी, और 3 खंडों में उन्होंने इसको लिखा। और उस एंथ्रोपोजियोग्राफी में उन्होंने कहा कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं, जो स्वयं भौतिक घटनाओं का एक योग होते हैं। और अगली जो परिभाषा है वो है अमेरिकन भूगोल वेत्ता और रेडजेल की शिष्या एलन चर्चिल सैम्पुल की, और इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट 1911 में उन्होंने बुक लिखी। और इसमें उन्होंने कहा मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यानी ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। तो एक प्रकार से सैम्पुल ने ये कहा कि पृथ्वी कभी भी स्थायी नहीं रहती है, हमेशा पृथ्वी परिवर्तनशील रहती है। उसका जो प्राकृतिक वातावरण है वो और उसके साथ ही साथ उसका जो सांस्कृतिक वातावरण है, दोनों निरंतर परिवर्तनशील होते हैं। और इसके साथ ही साथ मनुष्य जो है वो स्वयं भी कभी निष्क्रिय नहीं होता, वो स्वयं भी हमेशा सक्रिय रहते हुए जो भौतिक वातावरण है उसमें परिवर्तन करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। और अब हम बात करते हैं विडाल डी ला ब्लाश की, जो कि एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी मानव भूगोल वेता हुए हैं। और उन्होंने कहा मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों का एक नवीन विचार प्रदान करता है, जिसमें
पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान समाविष्ट है। उन्होंने फ्रेंच भाषा में अपनी बुक लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, और 1918 में ये बुक आई थी और इसी में उन्होंने इसकी ये परिभाषा दी है। और इंग्लिश में उन्होंने इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से दिया: ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफर्स ए न्यू कंसेप्शन of the interrelationship between earth and man, a conception resulting from a more synthetic knowledge of physical laws governing our earth and of the relations between the living beings which inhabit it। तो एक प्रकार से ब्लाश ने मानव एवं पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों में मानवीय क्षमताओं एवं क्रियाकलापों को महत्वपूर्ण माना। ब्लाश के बाद में अब हम बात करते हैं जीन ब्रूंश की। ब्रूंश ने मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा, वे सभी दृश्य जिसमें मानव क्रियाएं कार्य करती हैं हमारी पृथ्वी तल पर एक विशेष वर्ग के दृश्य होते हैं और इस प्रकार के भौगोलिक तथ्यों के अध्ययन को मानव भूगोल कहते हैं। इस प्रकार से ब्रूंश जो है वो भौतिक पर्यावरण में मानव द्वारा निर्मित सांस्कृतिक पर्यावरण की बात कर रहे हैं। और जीन ब्रूंश ने ह्यूमन ज्योग्राफी 1952 में फ्रेंच भाषा में जो अपनी पुस्तक लिखी थी उसमें ये मानव भूगोल की परिभाषा दी है। और अगली जिस परिभाषा की हम बात करने जा रहे हैं वो है अल्बर्ट डिमांजिया की दी हुई। और 1942 में डिमांजिया ने फ्रेंच भाषा में अपनी पुस्तक लिखी प्रॉब्लम्स डी ज्योग्राफी ह्यूमेन के नाम से। डिमांजिया भी ब्लाश के शिष्य थे और उन्होंने कहा मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए कि मानव भूगोल मानवीय वर्गों और समाज के तथा प्राकृतिक वातावरण के संबंधों का अध्ययन है। तो एक तरह से उन्होंने कहा कि ह्यूमन ग्रुप्स या सोसाइटीज़ और उसके साथ साथ उनका अपने फिज़िकल एनवायरनमेंट के साथ किस तरह का रिलेशन है उनकी स्टडी करना ही ह्यूमन ज्योग्राफी कहलाता है। और डिमांजिया के बाद अगली परिभाषा है हंटिंगटन की, जो कि एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे और उन्होंने 1959 में बुक लिखी प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और उसमें उन्होंने मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा मानव भूगोल भौगोलिक वातावरण और मनुष्य के कार्यकलाप एवं गुणों के पारस्परिक संबंध के स्वरूप और वितरण का अध्ययन है। तो हंटिंगटन ने ये बताया कि पृथ्वी के धरातल पे अनेक प्रजातियां रहती हैं जिनकी शारीरिक संरचना, रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा, आचार विचार एवं आदर्श और सिद्धांत दूसरी जो प्रजातियां होती हैं उनसे भिन्न पाए जाते हैं। और इस भिन्नता का कारण क्या है? जैविक भी है और उसके साथ साथ सांस्कृतिक भी है। और जैविक जो भिन्नताएं होती हैं जैसे कि रंग, रूप, वर्ण, आकृति इत्यादि, इन पे जो प्रभाव होता है वो इनका जो प्रभाव होता है वो मनुष्य पे जन्म से ही पड़ता है। लेकिन कुछ भिन्नताएं प्राकृतिक वातावरण के कारण होती हैं जिस वातावरण में ये प्रजातियां निवास करती हैं। और फ्रेंच भूगोलवेत्ता कैमिलो विलो के अनुसार मानव भूगोल वह विज्ञान है जो व्यापक अर्थ में प्राकृतिक पर्यावरण के साथ मानव समूहों के अनुकूलन का अध्ययन करता है। तो इन्होंने अपनी परिभाषा में जो एक नया शब्द इस्तेमाल किया है वो है अनुकूलन। तो उनका कहने का तात्पर्य ये है कि फिज़िकल एनवायरनमेंट में मनुष्य अपने आप को किस तरह से ढालता है उसका अध्ययन ही मानव भूगोल का विषय है। अगले जो भूगोलवेत्ता हैं वो भी फ्रेंच हैं, मैक्स सोर। उनके अनुसार मानव भूगोल का सर्वोपरि कार्य उस मनुष्य का अध्ययन है जो सक्रिय एवं जीवंत तत्व के रूप में अपने अस्तित्व की दशाओं को सुनिश्चित करता है और
प्राकृतिक वातावरण से उपलब्ध उद्दीपनों से प्रतिक्रियात्मक संबंध स्थापित करता है। और इन्होंने 1943 में बुक लिखी बायोलॉजिकल फाउंडेशन एसेज ऑन ह्यूमन इकोलॉजी। और अगली जो परिभाषा है वो है अमेरिकन भूगोलवेत्ताओं वाइट एवं रेन की, और उन्होंने अपनी परिभाषा 1948 में अपनी बुक ह्यूमन ज्योग्राफी इकोलॉजिकल स्टडी ऑफ सोसाइटी में दी। और उन्होंने कहा प्राकृतिक पर्यावरण के साथ मनुष्य के समायोजनों तथा उन भिन्न भिन्न तथा विशिष्ट ढंगों का अध्ययन करता है जिसमें वह अपने जीवन को पूर्णतया या अंशतया भौतिक और जैविक प्रकृति के अनुकूल बनाता है। तो एक तरह से देखें तो उन्होंने भी ह्यूमन एडेप्टेशन पे बल दिया। और अगली जो परिभाषा है वो है डिकेंस एवं पिट्स की, और उन्होंने 1963 में अपनी बुक एन इंट्रोडक्शन टू द ह्यूमन ज्योग्राफी में कहा मानव भूगोल मानव तथा उसके कार्यों को समाविष्ट करता है कि हमारी अर्थ पे जितने भी मैन ने काम किया है, मनुष्य ने जो भी काम किया है, उनका जो अध्ययन है वो मानव भूगोल में किया जाता है। तो ये जितनी भी परिभाषाएं हमने अभी तक पढ़ी हैं, वैसे तो बहुत सारे विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाएं हैं, लेकिन सभी को ही यहाँ शामिल किया जाना संभव नहीं था। तो जो खास लगी मुझे, मैंने उनको यहाँ पे देने की कोशिश की है। तो उक्त जो परिभाषाएं हैं उनको देखने से ये स्पष्ट हो जाता है कि विद्वानों के विचारों में मतभेद होते हुए भी उनके मानव भूगोल की परिभाषा के बारे में उनके जो विचार हैं उनमें ये समानता मिलती है कि मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्रीय बिंदु मानव है। यानी सारी जो स्टडी है ह्यूमन ज्योग्राफी की वो मानव के चारों ओर सेंटर्ड है। पृथ्वी पर मनुष्य अपने क्रियाकलापों से परिवर्तन लाता है। इन क्रियाकलापों के फलस्वरूप जो तथ्य प्रकट होते हैं उनका अध्ययन मानव भूगोल करता है। यानी मानवीय क्रियाओं के द्वारा जो तथ्य प्रकट होते हैं उन्हें मानवीय या सांस्कृतिक तथ्य कहते हैं, और उनका जो अध्ययन है वो मानव भूगोल में किया जाता है। इसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि विभिन्न क्षेत्रों में मानव अपने वातावरण से किस प्रकार अनुकूलन और सामंजस्य स्थापित कर उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करता है। मनुष्य ने जैसे जैसे विज्ञान एवं तकनीक का विकास किया है वैसे वैसे उसका प्राकृतिक वातावरण पर प्रभुत्व बढ़ता गया है, किंतु प्राकृतिक वातावरण के अस्तित्व को भी नकारा नहीं जा सकता। मानव भूगोल का मूल सार यही है कि मानव की सभी क्रियाओं पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, चाहे वह भौतिक वातावरण हो या चाहे वह सांस्कृतिक वातावरण हो, और वह स्वयं भी अपनी क्रियाओं द्वारा उनमें परिमार्जन करता है। मनुष्य स्वयं भी भौतिक वातावरण के साथ साथ सांस्कृतिक वातावरण को भी सदैव मॉडिफाई करने में, परिवर्तित करने में लगा रहता है। और अंत में हम ये कह सकते हैं कि मानव भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तल की विविध परिस्थितियों में मानव समूहों के भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियों, प्रभावों और प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक संबंधों, समायोजनों, स्थानीय संगठनों का अध्ययन मानव प्रगति के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय आधार पर करता है, और इन्हीं अंतर संबंधों की गुणवत्ता के आधार पर मानव समाज की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। और जो प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हुए हैं रिचर्ड हार्टशॉन, उन्होंने ये कहा कि जाने अथवा अनजाने में भूगोल के अध्ययन की सार्थकता मनुष्य के संदर्भ में ही मापी जाती रही है। यानी वही बात आ गई कि जो मानव भूगोल है उसके अध्ययन का केंद्रीय बिंदु सदैव मानव रहता है।